हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। आज एनसीईआरटी की हम सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हर रोज़ आपसे पढ़ रहे हैं। आज सेकंड क्लास है, चैप्टर फर्स्ट है। और हमने आपसे पहले भी कह रखा है, आपकी जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो बेस है, जो हमने अपने तरह से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी से एससीईआरटी से दोनों से मिक्स करके जो भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा मटेरियल हम आपको इन वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि कल की जो क्लास हुई थी या इससे पहले जो क्लास बन हुई थी, चैप्टर फर्स्ट हुआ था, उस चैप्टर फर्स्ट में हम भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में चर्चा की थी, जो हमने सिलेबस में लिखा है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो उसके बारे में और जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो भी साथी हमारे इस कंटेंट को बहुत अच्छी तरह भली-भांति पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या जो भी साथी हमारे जिनका बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ है, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो वो साथी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कुछ साथी हमारे कहते हैं कि हमें हिस्ट्री समझ में नहीं आती, क्या है कैसे, वो सारी चीज़ हम इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से भली-भांति बताने की कोशिश करेंगे। कल की वीडियो में या इससे पिछली वाली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में हमने यहाँ भारत में आगमन की जगह विभाजन लिख रखा था, है ना। तो उसको करेक्शन करके आगमन कर लेना, हमने अपनी पीडीएफ में तो कर दिया है। तो हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा हम पहुंच चुके थे। एनसीईआरटी समुद्री मार्गों की खोज के बारे में चर्चा, धन, धर्म और ध्वज के बारे में चर्चा कर चुके थे। धन, धर्म और ध्वज के बारे में चर्चा करने के बाद हमें समझ में आया पॉइंट क्या था, कि जो यूरोपीय राजा या जो भी राजा थे या जो भी लोग थे जो नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए खर्चा वहन करते थे, उन लोगों को वो अब चलते कैसे थे, जाते कैसे थे। तो इन नाविकों को कुतुबनामा की सहायता से रास्ते की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कैसे जाते थे ये रास्ते की खोज में। कुतुबनामा किसे कहा जाता है? कुतुबनामा कहा जाता है कंपास को। कुतुबनामा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। निकले कहाँ थे? भारत की खोज में निकले थे और अमेरिका की खोज की। तथा पुर्तगाल निवासी वास्को ड गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट, समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह 1498 पर पहुंचकर भारत की खोज की। क्या किया? 1498 में पहुंचे और भारत की खोज की, है ना। चलिए चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ जी, तो हम चर्चा कर रहे थे बात ये थी कोलंबस या वास्को ड गामा, कहें तो कुतुबनामा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं अब क्या हुआ। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर में होते हुए पूर्वी द्वीप या समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। फिर से व्यापार शुरू हो गया। हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया और दोबारा से व्यापार शुरू हो गया। यूरोपीय व्यापार के बारे में चर्चा करें तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना जो भी वर्चस्व था, अपना पूरा अधिकार कर लिया किस पर? हिंद महासागर पर। पूरे हिंद महासागर पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। वे सोना चांदी लाते थे और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। बहुत मुनाफा कमाते। सोना चांदी लेके आते, है ना, और मसाले, कपड़े और ड्राई फ्रूट्स लेके जाते और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर में कोई और दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। मतलब ये था कि जो पुर्तगाली थे वो उनकी बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी नौसेना थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो भी पुर्तगाली की इजाज़त के बिना और कोई देश अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। तो वास्को ड गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। आई बात समझ? चलिए, भारत में यूरोपीय व्यापार की होड़। तो भारत के व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन, तीनों साधनों के बहुत महत्व था। व्यापार करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? लंबी यात्रा करने वाले जहाज हों, नाविक हों तथा धन हो, तीनों चीज़ें हों, तो आपके लिए क्या होगा? यात्रा करना बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस है। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों को 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1770 के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की, है ना। क्या किया? व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने के बाद व्यापारिक कंपनियों का अर्थ क्या है? व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड में किसकी स्थापना हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बात क्या है कि सर ये कंपनियां क्या होती है? तो कंपनियों के बारे में चर्चा की जाए तो कंपनियां कहा जाता है जो आज की डेट में, आज भी हम देख रहे हैं, अडानी समूह, रिलायंस एंड सन्स, है ना, और भी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है। इनमें क्या है, इनके जो शेयर होते हैं, शेयर आज की डेट में भी बेचे जाते हैं और पहले भी बेचे जाते थे। तो इन शेयरों में सिस्टम क्या रहता है? जो भी प्रॉफिट रहता है, जो भी लॉस रहता है, वो सारी चीज़ें शेयर लेने वाले व्यक्ति को उसी परसेंटेज में दे दी जाती है ना। अच्छा जी, इसी पीरियड में क्या हुआ? इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। इसी टाइम पीरियड में जैसे ही व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो गई, है ना। जैसे कि आपको सिमिलर है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश फर्स्ट इंडिया कंपनी। अच्छा जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हॉलैंड में उप ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। हॉलैंड में क्या थी? उप ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आज भी निजी कंपनियों के इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती है। जो भी आज भी, जो अभी मैंने बात करी थी कि जो निजी कंपनियां हैं वो आज भी ऐसे ही पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए और उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन दीव और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। कहाँ पर आए? पश्चिमी तट पर आए। ये पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट पर कौन आए? पुर्तगाली आए। गोवा में आए, दमन द्वीप में आए, इन जगह पर आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक स्रोतों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता था? स्रोतों को कोठी या फैक्ट्री। व्यापारिक जो भी उनके स्थानीय जगह थी उन्हें हम कोठी के नाम से, फैक्ट्री के नाम से जानते थे। ठीक है ना? ये उनका आने का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है? यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1458 में, अंग्रेज आए 1600 में, डच आए 1602, फ्रांसीसी आए 1664 में, है ना? अच्छा, फोर्ट विलियम का कोलकाता का आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चर्चा करें तो वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान का किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात नहीं सोची थी। बात क्या है? पॉइंट ये है कि जब हॉलैंड निवासी, फ्रांस निवासी, इंग्लैंड निवासी और पुर्तगाली सभी लोग या सभी यूरोपीय कंपनियां जैसे ही भारत आ रही थी, उस टाइम भारत के कोई भी राजा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे कि हमारे पास भी अपनी नौसेना होनी चाहिए। ठीक है ना? नहीं सोचा। उसके बाद बात क्या हुई कि हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, हॉलैंड निवासी जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोच्चि, नागपट्टनम, चिंसूरा व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडुचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट की सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच और पटना जैसे कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। बात यह है, डच थे, हॉलैंड निवासी थे, इन सबों ने क्या किया? फ्रांसीसी थे, अपने जो व्यापारिक केंद्र थे वो समुद्र के किनारे खोले। लेकिन क्या नाम, BIC ने, सॉरी, EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने केंद्र समुद्र के किनारे तो खोले, लेकिन उसके बाद उन्होंने सूरत, कैम्बे या अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र खोले। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ कमाने के लिए साम दाम दंड भेद तरीके अपनाए तथा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 में आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो। इसके बाद कौन आए? सर टॉमस रो आए। सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शानो शौकत देखी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट की और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी भी जहांगीर को दी, जिससे जहांगीर क्या हुआ? जहांगीर हुआ प्रश्न। ठीक है ना? अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते थे कि व्यापार के छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व ढोया जाएगा। बात यह है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच कहते थे कि भारत वालों को, या भारत के जो भी शासक थे, राजा थे, उनसे कहते थे कि अगर आप हमें जहाज़ों की सुरक्षा हम तब आपको दे पाएंगे, या आप हमें व्यापार करने की छूट दो तब हम आपको क्या देंगे? आपके जहाज़ों की सुरक्षा करने की छूट देंगे, नहीं तो आपके जहाज़ों को लूट लिया जाएगा और डुबो दिया जाएगा, है ना? इसी तरह से इन्हीं पॉइंटों के साथ हमारा पहला चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो जितने भी साथी हमारे पहले चैप्टर से जो भी आपको कमियां नजर आई हो या जो भी आपको कंटेंट समझ में आया हो, कृपया करके प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो तो एक बार हमारी मेहनत के लिए वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? और अपने साथियों को भेजने की पूरी कोशिश करना। ये हमने अपनी पूरी मेहनत से, अपने हाथ से बनाई हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ पूरा कंटेंट है ना? पूरी एडिटिंग करिए भाई। तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा एक अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।